हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। हमारा यहां पे कंप्लीट कोर्स मैं करवा रहा हूं आपको, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस मैं आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी खत्म हो चुका है, हिस्ट्री के अंदर दो पार्ट्स, जो आपका ऐतिहासिक जो एंशिएंट हिस्ट्री है और जो आपका मध्यकालीन भारत है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और ये इसके भी एक दो लेक्चर्स बचे हैं। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी वाइंड अप हो जाएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। क्वेश्चंस मैं कम उठाता हूं लेकिन हम मिक्सचर पढ़ाता हूं मैं यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चंस और थ्योरी का। तो अगर आप मेरा लेक्चर आज फर्स्ट टाइम आए हो, एक बार देखो इसको, उसके बाद में आपका खुद को समझ में आएगी कि हाँ, हम पुराने लेक्चर्स भी लेते हैं तो फायदा होगा। क्योंकि YouTube पे इस तरह का फ्री में अवेलेबल कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा, ऊपर नीचे मिल सकता है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलेगा, है ना। मैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको लेकर के चल रहा हूं, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की मैं क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूं। एक दो लेक्चर्स बचे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद में मैंने कुछ आपके लिए प्लान कर रखा है जनवरी की स्टार्टिंग में, उसके लिए मैं अलग से अनाउंसमेंट आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं कंप्लीट स्टैटिक जीके, जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बहुत जल्दी मैं उसको कवर कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पेपर के पैटर्न को समझ के हमने प्रिपेयर करना है, ना कि हमने फालतू की चीजें पढ़नी है। और आज की क्लास लो, अगर आप नए हो, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं, कमेंट किया करो नीचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बार बार नहीं बोलूंगा मैं। शुरू कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर। और हमारा रेडियन लर्निंग नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। मैं क्या करता हूं, आपको कॉपी लेके बैठना है और आपको अपनी कॉपी में जो भी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे सब कुछ नोट भी करना है। और इन क्वेश्चंस को भी आप नीचे पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो रेडियन लर्निंग के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे, एसएससी, सारे। Which one was not a member of हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? अब हमारा रेवोल्यूशनरीज का टॉपिक शुरू हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद। तो मैं अभी इस क्वेश्चन के बहाने जो भी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो जो संगठन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारियों की बनाई हुई संस्था थी। और इसके फाउंडर कौन थे, पहले तो ये जानो कि ये बनी किस ईयर थी। एक तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, कानपुर 1924। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र सन्याल आप याद कर सकते हो। ठीक है, और अशफाकुल्ला खान थे। मेन यही है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल। कानपुर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसी के पार्ट आगे जाकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के थे। बाद में इसमें एक एस और ऐड हो गया था भगत सिंह के प्रभाव की वजह से। सोशलिस्ट सोच थी उनकी, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। बाद में 1925 के अंदर इन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनका नाम आया था। काकोरी के अंदर इन्होंने ट्रेन एक लूटी थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल है कि एचआरए को एचएसआरए कब बनाया गया? एस फॉर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह के उनसे बना था। एचएसआरए ये 1928 के अंदर बना। और कहां पे, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला। इस टाइप के सवाल पेपर में आ जाते हैं, फिरोज शाह कोटला। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, किसने फाउंड करी थी ऑर्गेनाइजेशन, तो चंद्रशेखर आजाद, आपके भगत सिंह और सुखदेव। ये जो भी इनके मेंबर्स थे वो ये थे एचएसआरए के फाउंडिंग मेंबर्स। इसके अलावा भगत सिंह जी ने और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, तो वो एक थी नौजवान सभा। नौजवान सभा डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है आपका, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा गया था सवाल। नौजवान सभा की स्थापना किसने करी थी, तो वो भगत सिंह ने करी थी। कहां पे करी थी, लाहौर में करी थी।
कब करी थी? 1926 में करी थी। ये वाला फेज कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, रेवोल्यूशनरीज वाला। ज्यादातर आप गांधीयन एरा पे फोकस करते हो, उन सब चीजों पे करते हो, लेकिन ये इनका भी इक्वल हाथ है हमारी आजादी के अंदर, तो इनको कभी भूलना नहीं है आपको। वैसे भी एज एन इंडियन भी आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अभी तो मैं फैक्चुअल लेके चल रहा हूं, अगर मैं डीप जाऊंगा इसके अंदर तो आपके लिए सेपरेट लेक्चर भी बना के लाऊंगा। अभी हमने अपना कोर्स वाइंड अप करना है। तो HSRA मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको नौजवान सभा बता दिया, मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बता दिया। तो ये तो हो गई 3 ऑर्गेनाइजेशन जो भगत सिंह से रिलेटेड थी। उसके अलावा और क्या सवाल बनता है आपके पेपर में? एक आपसे पूछ लिया जाता है अभिनव भारत ग्रुप। अभिनव भारत भी एक सीक्रेट सोसाइटी आप कह सकते हो, रेवोल्यूशनरीज की ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारियों की ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। और ये बनी थी 1904 के अंदर बाय विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, अभिनव भारत। तो डायरेक्ट पेपर में सवाल बनता है। वीडी सावरकर आ ही गए हैं तो इनसे एक दो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, इन्होंने आइडियोलॉजी दी थी हिंदुत्व की, जो आज की डेट में आप सुनते हो हिंदुत्व, तो वो आइडियोलॉजी वीडी सावरकर जी की ही थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी एक मिनट, इन्होंने पहली बात तो 1857 की क्रांति को बोला था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला था 1857 की क्रांति को। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने बुक लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक का नाम है, ये उनकी सेइंग है, उन्होंने ये बोला था और इन्होंने ये बुक लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब भी आपसे पेपर में कई बार पूछी गई है। ये बुक इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को कवर करके ही लिखी थी। इनको 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट सेंटेंस मिले थे, 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट इनको सजा मिली थी। तो ये करीबन 50 साल की इनको सजा सुनाई गई थी, जो कि आप जानते हो काला पानी की जेल है ना अंडमान निकोबार में, जो सेल्यूलर जेल है, वहां पे इनको ये सजा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में जाके इन्होंने मर्सी पिटीशन वगैरह दिया, जो भी हुआ उसके बाद में फिर इनकी सजा को कम कर दिया गया और दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने काफी टाइम जेल में काटा था, अप्रॉक्स इतना। और उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, वहां पे राइटिंग मटेरियल नहीं होता था, तो वो जेल की दीवारों पे ही लिखते थे। आप कभी अगर अंडमान निकोबार जाओगे तो उनके सेल में आपको राइटिंग जरूर मिल जाएंगी। हिंदुत्व का आइडिया इन्होंने आगे जाके दिया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जो आपको ध्यान रखनी है। एक आप ध्यान रखना, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, ये वो छोटे छोटे मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जो उठ करके आते हैं। परमार्थनाथ मित्रा, अगर आप डीप में पढ़ोगे, जैसे लूसेंट तो पढ़ ही रहे हो, और उसके अलावा कोई और अगर आप किताब पढ़ोगे जो कि अगर आप बड़े पेपर्स की तैयारी करो, जैसे यूपीएससी हो गया, उसके अंदर सीडीएस हो गया, सीपीएफ हो गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको डीपली समझना पड़ेगा। अभी हम उस क्वेश्चंस को मैं वो करवा रहा हूँ जो फैक्चुअल आते हैं आपके पेपर में, जो वनडे एग्जाम्स में आपके, जैसे अभी रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी हमारा टारगेट वो है, एफकैट है, एसएससी है, तो उसके अंदर आप जब ये कोर्स पूरा लोगे तो आपको खुद को अंदर से एक बिलीफ आएगा कि हाँ, हमारी जनरल अवेयरनेस एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रही है। अभी जब मैं आपके लिए कोर्स लेके आऊंगा ना, अभी इसी के अंदर मैं ऐड ऑन कर दूंगा उसके लेक्चर, जो स्टैटिक जीके के होंगे, आजकल बहुत पूछे जाते हैं वहां से सवाल। परमार्थनाथ मित्रा, ये थे इसके फाउंडर, किसके? अनुशीलन समिति के। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट, 1913 के अंदर गदर पार्टी, ये कई बार पेपर में बना है सवाल। तो आपसे कई बार पेपर में ये पूछा जाता है गदर पार्टी का, एक तो ये इंडिया में नहीं बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो वो था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी चीज, गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो हम जानते हैं उनको, लाला हरदयाल के नाम से, लाला हरदयाल। और कौन कौन से मेंबर थे इनमें? सरदार संपूर्ण सिंह थे, करतार सिंह सराभा थे, जिनको बहुत छोटी सी उम्र में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह जो है उनको बहुत माना करते थे, करतार सिंह सराभा को। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरी विंग्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप इसको देख लो। विच वन वॉज नॉट अ मेंबर? अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर कौन नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल थे,
ठीक है। भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे। नाना साहेब का कोई रिलेशन नहीं है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। नाना साहेब का रिलेशन है कहां से, ये अगर आपने मेरे लेक्चर्स ध्यान से लिए हो तो आपको मैंने बताया जरूर। 1857 की क्रांति में वो लीडर मैंने आपको लिखवाए हैं, उनके शहर लिखवाए हैं कि कहां से कौन सा लीडर था जो लीड कर रहा था। जैसे दिल्ली से बख्त खान, बहादुर शाह जफर थे। उसके अलावा कानपुर से थे, कौन थे, तात्या तोपे एंड नाना साहेब। तो ये यहां से रिलेशन है इनका 1857 के रिवोल्ट से। झांसी से मणिकर्णिका, लियाकत अली, इलाहाबाद से बेगम, हजरत महल लखनऊ से, सारी बातें मैं लिखवा चुका हूं, पिछले 2-3 क्लासेस के अंदर ही है सब कुछ, आप जाके देख सकते हो। और ढंग से मेरी आदत है कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाता हूं। बेशक ये रिवीजन कोर्स है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा पहली बार पढ़ के कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। और मैंने सब्जेक्ट भी लिख रखे हैं, आप थंबनेल में चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो कि वो वाली पर्टिकुलर क्लास कौन से सब्जेक्ट की है। शुरू की 1 से 8 लेक्चर तो मैंने पूरी पॉलिटी खत्म करवाई है। 9 से 14 तक एंशिएंट हिस्ट्री चली है, 15 से 17 तक मिडिवल हिस्ट्री है, और अभी आपकी 15 से 17 तक, और अभी आपकी 3-4 लेक्चर से मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा रहा हूं। 1-2 लेक्चर और आएंगे, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी वाइंड अप हो जाएगी। इसके बाद में फिर हम मूव कर जाएंगे स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके के अंदर मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, थोड़े बहुत साइंस के भी डाल दूंगा, तो उससे ऑल ओवर हम हर सब्जेक्ट को टच कर लेंगे, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बार बार हर लेक्चर में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप करते नहीं हो, ना तो आप कमेंट कर रहे हो। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम स्पीड से। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रेडियन लर्निंग। इन विच ईयर काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपेंड, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी, और बाद में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस भी चलाया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्हीं की प्लानिंग थी। क्या थी कि 9 अगस्त को इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी के अंदर, जिसमें फिरंगियों का पैसा जा रहा था, कई फिल्मों में आपने ये सीन देखा होगा, काकोरी जो रॉबरी हुई थी, एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ था, ट्रेन के अंदर खूब सारा पैसा था। तो इनका प्लान ये था कि हम ट्रेन को लूटेंगे और वहां से जो पैसा आएगा, तकरीबन 8,000 रुपए इनको मिले थे, और उस जमाने में बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, 8,000 रुपीज। तो वो इन्होंने लूट करके अपने हथियार खरीदने का इनका प्लान था। तो ये इन्होंने लूट करी थी कहां पे, काकोरी के अंदर। काकोरी पड़ता है लखनऊ के पास, ठीक है। और काकोरी में से जब इनकी लूट इन्होंने करी थी, तो बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत बुरी तरीके से दबाया था। जब इनको अरेस्ट करा था, कई सारे लोगों को अरेस्ट करा था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इन सबको बहुत ही भयंकर टॉर्चर दिया गया था जेल में, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं टूटा इनके आगे। जबकि चंद्रशेखर आजाद जो थे, उनको ये लोग पकड़ ही नहीं पाए, वो ऐसे फरार हुए, और उसके बाद में उन्होंने आगे जाके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाई। और फाइनली 1931 के अंदर आते आते, जिस साल भगत सिंह को फांसी हुई है, तो फरवरी 26 की बात हो रही है, ये फरवरी 26 को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। कहां पे, एल्फ्रेड पार्क के अंदर। एल्फ्रेड पार्क आपका उस टाइम का नाम था, अभी उस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क, इन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम पड़ा हुआ है। और क्योंकि इन्होंने यहां पे खुद को गोली मार ली थी, कभी ब्रिटिशर्स के हाथ आए ही नहीं। तो ये आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following movement was started by लाल बाल पाल? इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से बताया था। इन 3 का जो ट्रायो है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये लोग एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के नेता थे, और ये बहुत ही आगे थे फ्रीडम स्ट्रगल में। सबसे पहली मास मूवमेंट इन लोगों ने ही शुरू करी थी, जिसको हम स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905
के अंदर। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में भी बताया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो आपका आंसर बन जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बाकी पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी 1929 के लाहौर सेशन के अंदर, खिलाफत मूवमेंट 1920 के अंदर, और नॉन कॉपरेशन भी इसके साथ इसको मर्ज किया गया था। और फिर उसके बाद में जो कहानी चली आपकी फ्रीडम स्ट्रगल की, अगर आपने प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ में चीजें समझनी है और बहुत कम टाइम में समझनी है, मैंने 2 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन बना के इस चैनल पे डाल रखा है। अभी मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक करवा दूंगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। नहीं तो आप सीधा जाओ रीड एंड लर्निंग पे आइकन पे आप क्लिक करो, वीडियोस में आप देखोगे तो आपको थंबनेल मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन है वो 2 घंटे का। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द एपिक कमाला ऑन प्रिजन वॉल्स? अभी बताता हूं ये क्या है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमाला लिखा था? कमला, इसको हिंदी में कमला कहते हैं। ठीक है, तो जो वीडी सावरकर जी थे, जब वो सेल्यूलर जेल के अंदर थे, कुछ चीजें उनको प्रोवाइड तो होती नहीं थी, भयंकर टॉर्चर हुआ करता था, और उनका सेल भी वहां पे था जिनके सामने लोगों को एग्जीक्यूट फांसी दी जाती थी। एक मूवी भी है इससे रिलेटेड, कभी आपको टाइम लगे तो, नहीं तो ब्लॉग्स पढ़ा करो, आपको खुद इन लोगों के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए कि भाई वीडी सावरकर ने या फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने किस तरह का टाइम काटा है। तो जेल के अंदर राइटिंग मटेरियल कुछ था नहीं, तो ये अपने जो आइडियाज होते थे, पोएम्स होते थे, ये दीवार पे लिखा करते थे, बाद में पब्लिश करी गई थी। तो ये वही उन्हीं में से एक पोएम है। तो आपका आंसर बन जाएगा वीडी सावरकर। ठीक है, अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स जोहान सॉन्डर्स टू एवेंज हुम? भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? इसके पीछे मैं एकदम से आपको आंसर बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे नए हैं मैं उनको भी लेके चलता हूँ साथ में रिवीजन के लिए। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो सारी कहानी पता है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे, आपको आगे करना हो, या फिर स्लो लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। नहीं तो मैं चाहूंगा कि आप सारी चीजें रिवाइज करो। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ इसके बारे में क्या हुआ था। इंडिया के अंदर और रिफॉर्म्स लाने के लिए एक प्रॉपर कमीशन बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे और इनका जो हेड था उसका नाम था जॉन साइमंस। तो इस वजह से इस कमीशन का नाम भी साइमन ही पड़ा, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इंडिया आता है, इंडिया आता है तो उसे सब काले झंडे से उसका स्वागत होता है। लाहौर के अंदर गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 7 मेंबर्स थे सारे के सारे अंग्रेज थे। इन्होंने जो भी रिफॉर्म्स बनाने हैं, इंडिया के बारे में जो भी चीजें तय करनी है कि इनको सेल्फ रूल दिया जाए या ना दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, इनको दी जाए या ना दी जाए, जो इससे पहले मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे उनमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है, तो ये सारी रिपोर्ट ये लोग बनाएंगे। और इनमें एक भी भारतीय नहीं था, तो कितनी गलत बात थी। तो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनका नाम था जेम्स स्कॉट, उसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। और उस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठियां पड़ी थी, जिस वजह से 17 दिन के अंदर आगे जाके उनकी मौत हो गई थी। तो उन्हीं का बदला लेने के लिए क्या हुआ था कि ये देखो, अभी लिखवा देते हैं इसको, विलेज डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, जलियांवाला बाग में, ये देखो डेथ ऑफ लाला लाजपत राय के वजह से जो जॉन सॉन्डर्स है, जेम्स स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लेकिन गलती से मर गया था जॉन सॉन्डर्स। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। और इसे मारा किसने था? और इसे मारा किसने था? इन्हें मारा था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। तो बाद में सॉन्डर्स कॉन्स्पिरेसी केस भी चलाया गया जिसके तहत इनको आगे जाके फांसी दी गई। फिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब्स भी फेंके थे। ठीक है, तो वो सारी कहानी अभी बाद में देखेंगे। अभी आप देख लो इस क्वेश्चन का आंसर। डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मौत की वजह से उनको जॉन सॉन्डर को मारा गया। ठीक है, अब चाह रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज अरुणा असफ अली रिमेंबर्ड फॉर होइस्टिंग द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अरुणा असफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? एक चली थी क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी के जो भी मूवमेंट है, मेरे को जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। 1942 आते आते तक इंडिया के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो लोग थे, उनकी एक ही डिमांड थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था 8 अगस्त को।
8 अगस्त कब? 1942 के अंदर बॉम्बे से शुरू हुआ था ये। इसके लीडर थे गांधी जी और उन्होंने नारा दिया था डू और डाई। डायरेक्ट सवाल बनता है आपके पेपर में, डू और डाई का नारा किसने दिया था और किस आंदोलन के अंदर, मतलब किस मूवमेंट के अंदर दिया था? तो आपका आंसर बन जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। और इसी के दौरान मुंबई के अंदर अरुणा असफ अली ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, डी, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है इसकी, और क्विट इंडिया मूवमेंट का ये स्लोगन भी इंपॉर्टेंट है जो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर अनफर्ल्ड द फ्लैग? फिर से फ्लैग से क्वेश्चन है। नेम्ड सप्तऋषि एट स्टटगार्ट जर्मनी इन 1907। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो ज्यादातर बच्चों को यह आंसर पता होगा, तो वो है मैडम बिकाजी कामा, बिकाजी कामा रुस्तम, पारसी थी ये, और इन्होंने ये झंडा जर्मनी के अंदर 1907 में फहराया था। ये सबसे पहला वर्जन आप कह सकते हो इंडियन फ्लैग का, जिसका नाम था सप्तऋषि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैडम कामा। ठीक है, मैडम कामा आपका आंसर बनता है इस सवाल का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीजें समझ में आ रही है आपको? चीजें मजा आ रहा है अगर पढ़ने में, इस तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो। एज अ टीचर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आपके लिए अच्छी चीजें लेके आऊं, और ये चीजें आपको खुद भी पता होंगी। अगर आप ले रहे हो इन चीजों को, अगर आप इन लेक्चर्स ले रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है चीजें आपको पेड ही मिलती हैं, फ्री में आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करो। इन विच ईयर द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये साल तो है 1919, पहली बात। दूसरी चीज 1919 काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीजें घटित हुई थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, जिसने इन्फ्लुएंस किया था। तो 1919 के अंदर क्या क्या हुआ था वो मैं आपको एक जगह पे बता रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना। पहली चीज तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था। अभी बताता हूं ये क्या है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, डिटेल में अभी बताने का टाइम नहीं है क्योंकि रिवीजन कोर्स है। पहली चीज देखो, रॉलेट एक्ट जो था इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आओ, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि भैया किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे, कहीं कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो इनको लगेगा कि सेडिशन का क्राइम हो रहा है तो वो उठाएंगे और जेल में डाल देंगे। तो इस रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने बोला था ब्लैक एक्ट, काला कानून। तो ये भी आपसे पेपर में सवाल बन सकता है, ब्लैक एक्ट का नाम इसको किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे, और रॉलेट एक्ट के तहत ही 2 लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, जिसके आगे और कुछ आउटकम निकला। अभी मैं आपको बताता हूं कौन से 2 लीडर्स थे। तो वो थे डॉक्टर, कई सबको अरेस्ट किया गया था लेकिन इनका क्या रिलेशन है अभी बताता हूं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। अब इनका जो अरेस्ट हुआ था उसी के लिए एक मीटिंग रखी गई थी कि ये रॉलेट एक्ट के तहत इनको गलत अरेस्ट किया गया है, और बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 इस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इनके अरेस्ट को डिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इनको पीछे से ऑर्डर दिया गया ब्रिटिशर्स को। रेजिनाल्ड डायर नाम का जो ऑफिसर था वो आता है अपनी पूरी फौज लेकर के, और आगे क्या हुआ वो सब आपको पता है कि हजारों में बच्चे और औरतें सबको मार दिया गया था। तो ये जो हत्याकांड था ये बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी उस टाइम पे, और इसके लिए आगे हंटर कमीशन को बिठाया गया था। ये सवाल भी पेपर में बनता है। और ये जो हुआ था आपका जलियांवाला बाग जो मैसेकेर हुआ था उस टाइम पे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि उन्हीं को आगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, या आपने आई होप लिख लिया होगा। उस टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम भी डॉयर ही था। उनका नाम था माइकल ओ डॉयर, माइकल ओ डॉयर। और
इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 में सरदार उधम सिंह ये जाते हैं लंदन, और वहां पे 1940 के अंदर ये कैक्सटन हॉल में इनकी गोली मार के हत्या कर देते हैं माइकल ओडॉयर की। तो इस तरीके से बदला पूरा लिया था इन्होंने माइकल ओडॉयर को मार करके। और जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो इसके बाद गांधी जी को एक टाइटल मिला हुआ था केसरे हिंद का, तो वो टाइटल भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। तो ये सारी बातें हुई थी। दूसरी चीज, एक चीज और क्या ध्यान रखनी 1919 से, ये तो मैंने आपको जलियांवाला बाग बता दिया, रॉलेट एक्ट के बारे में बता दिया। एक बात और ध्यान रखना 1919 के अंदर उस टाइम पे आए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। ये मॉन्टेगू जो था उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, और जो चेम्सफोर्ड था, इनके बारे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, वॉइसरॉय क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये उस टाइम पे इंडिया के वॉइसरॉय थे। पिछले लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे जाकर के, अगर चीजें वैसे समझ में आ रही हैं तो आप वैसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब इस रिफॉर्म्स के अंदर क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी सेंटर में। अब ये डायरकी क्या है, इसे द्विशासन कहते हैं हिंदी में। ट्रांसफर्ड और रिजर्व टाइप के दो सब्जेक्ट्स बनाए गए थे कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर जो इंडियंस इलेक्ट होकर जाते हैं काउंसिल के अंदर तो वो भी कानून बना सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स जो ऊपर टॉप मोस्ट पे बैठे होते थे उन्हीं पे राइट होता था उस पर कानून बनाने के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 के अंदर। ये भी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो और आप मेरे से बात करना चाहते हो, कोई डाउट लेना चाहते हो, कोई डाउट बोलना चाहते हो, तो आप रेडियन लर्निंग नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके सर्च करो, उसको ज्वाइन करो। यहाँ पे यूआरएल भी डला हुआ है नीचे वीडियो के, आप जाके वो भी देख सकते हो। और मैं आपकी जो आप अगर सीरीज फॉलो करना चाहते हो तो ये भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस रिवीजन के नाम से। अगर आप इस कोर्स को टाइमली फॉलो कर रहे हो, चीजों को साथ साथ लिखते चल रहे हो, तो आपकी जनरल अवेयरनेस में आपको कोई पीछे नहीं, कहीं किसी से भी आप पीछे नहीं रहने वाले, ठीक है। हु किल्ड जनरल ओडायर इन लंदन टू एवेंज द जलियांवाला बाग मैसेकर, ये माइकल ओडॉयर है पहली चीज। तो इनका अभी मैंने आपको बता दिया, सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल ये वेन्यू याद रखना लंदन के अंदर, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूं, इस पे और टाइम नहीं लगाएंगे। इन विच ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, 1919 13 अप्रैल, बैसाखी वाला दिन था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के बदले में बाद में गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे हंटर कमीशन बिठाई गई थी। हंटर कमीशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में सवाल बनता है। मेरी क्लास में कुछ भी आपको फालतू का नहीं मिलेगा, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है सी राजगोपालचारी, और साथ में थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन ये स्वराज पार्टी है क्या, और ये स्वराज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो कैसे पता लगेगा, तो वो उसको मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ छोटा सा। तो थोड़ा सा इतिहास मेरा मन करता है कि मैं आपको ईयर वाइज लेके चलूँ, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा मकसद होता है कि आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊँ। अभी मैं आपको बात कर रहा था 1919 की, अभी आ जाऊँ 1920 पे। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअल में ये मास मूवमेंट शुरू कहां से हुआ था और वो कब खत्म हुआ, कि उसके परिणाम में आगे जाके स्वराज पार्टी बनाई और जो फ्रीडम स्ट्रगल है फिर वीक हो गया था 1922 के बाद। थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। 1920 के अंदर एक खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि टर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर होता था और सुल्तान जो थे उसके उनको टाइटल था खलीफ का, खलीफ बोलते हैं, यानी कि आप खलीफा कह सकते हो। ये जो पोजीशन थी, ये मुस्लिम्स जो लोग हैं, मुस्लिम जो होते हैं, तो उनके जो लीडर माने जाते हैं, जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्या होते हैं, जो पोप माने जाते हैं वेटिकन सिटी के, वैसे ही इनकी बहुत हाई पोजीशन थी खलीफा की।
जो कि टर्की के अंदर थे। अब इस पोजीशन को ब्रिटिशर्स ने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही निचला कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, जिसने पूरे देश के मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा एजिटेट कर दिया था। और उसके अंदर अब इनका क्या था कि हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना है, तो गांधी जी ने इस मौके को देखा ताकि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ा सके और ब्रिटिशर्स को लड़ाई एक साथ कर सके। इसलिए खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो गांधी जी ने उसका सपोर्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, ताकि उनको नॉन कोऑपरेशन में अब साथ ला सके। खिलाफत मूवमेंट, तो मेन बात है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है क्यों? क्योंकि खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। खिलाफत मूवमेंट के दो लीडर्स जो थे जिन्होंने शुरू करी थी, उनको आप जानते हो अली ब्रदर्स के नाम से। तो आपसे सवाल बन सकता है पेपर में, अली ब्रदर्स ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? खिलाफत मूवमेंट। और ये अली ब्रदर्स का नाम क्या था? एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। ये दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और इनका साथ आगे जो है गांधी जी ने, फिर ये लोगों ने मतलब सबने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कंबाइन होके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही 1920 के अंदर लॉन्च कर दिया था। 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कहां पे हुआ था। तो वो हुआ था कलकत्ता में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी। तो इस वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, इसके अंदर क्या फाइनलाइज हुआ था कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी जाएगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसके लीडर कौन थे? गांधी जी थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये बहुत ही वास्ट लेवल का मूवमेंट चला, सब लोग, देश का यूथ, बच्चा बच्चा इस मूवमेंट से जुड़ चुका था, और अब तक सबको ऐसा लगने लगा था कि आजादी आ ही जाएगी थोड़े ही टाइम के अंदर। लेकिन ये पूरा एक तरह से इनके जो लीडर थे वो कंट्रोल कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। तो उनकी एक शर्त थी कि इस मूवमेंट के अंदर किसी भी तरह की हिंसा नहीं करी जाएगी, नॉन वायलेंस से ही इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, इस प्रोटेस्ट को लीड किया जाएगा। लेकिन 1922 के अंदर, अभी इस पे भी आऊंगा मैं थोड़ा सा बैकअप भी आपको दे रहा हूं क्योंकि यहां से भी सवाल बनते हैं। 1922 के अंदर 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कहां पे है? ये गोरखपुर के अंदर है, यूपी में। वहां पे एक पुलिस स्टेशन को पूरा जला दिया जाता है, इसे बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा। क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मूवमेंट के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, बॉयकॉट कर दिया गया था पूरी तरह से ब्रिटिश गुड्स को। ठीक है, ये भी एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो गांधी जी लीड कर रहे थे। तो जो चौरी चौरा था ये हुआ आपका गोरखपुर के अंदर, और जो पुलिस चौकी थी उसके अंदर 22 लोग थे, 22 पुलिस वाले थे, उनको जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे फायर कर दिया था। अब इस बात से गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और वो अनशन पे चले जाते हैं, ये डिमांड को रखते हुए कि अब मैं इस प्रोटेस्ट को ले रहा हूं वापस, इस मूवमेंट को, एक बड़े मास स्ट्रगल को अब मैं वापस ले रहा हूं, जिससे कि बहुत लोगों का दिल टूट जाता है। जो आगे रेवोल्यूशनरीज निकले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब छोटे होते थे उस टाइम पे और इनके साथ सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन सबका दिल टूट जाता है और वो सब अपने अपने रास्ते चुनते हैं आगे देश को आजाद कराने का। तो उनमें से आगे क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी इसलिए फॉर्म करी गई थी 1922 के बाद, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है तो उसके बाद में सब कुछ वीक हो जाता है। जो बिल्कुल एक्सेलरेशन में चल रही थी फ्रीडम स्ट्रगल, वो बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है। तो क्या करते हैं 1923 के अंदर, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, CR दास, चित्तरंजन दास, और आपको ध्यान रखने मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये स्वराज पार्टी की शुरुआत करते हैं। और स्वराज पार्टी का गोल क्या होता है, एक बार तो पहले सवाल देख लो, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा आपका आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और जो आपके CR दास हैं ये शुरू करते हैं स्वराज पार्टी। इनका कहना ये होता है कि जो हमें पावर मिली है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहां की सभाओं में, विधानसभा हो गई जो भी है, उसके अंदर जाएंगे और जो भी अंग्रेज हमसे कराना चाहते हैं उसके ऊपर रोक लगाएंगे, बड़े बड़े बिल्स को रोकेंगे और अपनी डिमांड को आगे रखेंगे, खुद सिस्टम का पार्ट बनेंगे, ना कि बाहर से रह करके प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया था और इसका फायदा भी हुआ आगे जाकर के। तो ये थी सारी कहानी। थोड़ा बहुत फ्रीडम स्ट्रगल मैंने कम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बीच बीच में चीजें बता रहा हूं और यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। विच मूवमेंट हैड टू विथड्रॉन
सडनली ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, उसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है। होम रूल मूवमेंट किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, 1916 में शुरुआत हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे आप दांडी मार्च के नाम से जानते हो, वो हुई थी 1930 के अंदर महात्मा गांधी के थ्रू। साबरमती से दांडी तक इन्होंने मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ा था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। In which of the following movements did गांधी जी make the first use of hunger strike as a weapon in India? निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? देखो, गांधी जी से जहां से सवाल बनता है वो तो चल ही रहा है, साथ में मैं बता देता हूं गांधी जी के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि आप ये वाले जो इनके मूवमेंट हुए थे, जो छोटे मूवमेंट माने जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? तो वो आए थे, पहले तो ये डेट ध्यान रखनी है, 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे के अंदर आए थे। 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे आप एनआरआई डे भी बोलते हो। तो ये इसीलिए बनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में बनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी इंडिया आए थे। दूसरी चीज, गांधी जी ने आते ही इनकी कुछ एक्टिविटीज रही, वो क्या क्या रही, वहां से सवाल बनता है। 1916 में जैसे इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दिया था, जिसका फाउंडर कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालवीय जी। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, गांधी जी ने आके क्या करा, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। तो उन्होंने आके खाया केक। अब ये केक क्या है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। पहली चीज कि चंपारण सत्याग्रह, सी फॉर चंपारण। तो चंपारण कब होता है, पहले इस बात को ध्यान रखो। चंपारण होता है आपका 1917 के अंदर। चंपारण है बिहार के अंदर। एक किसान था राम प्रसाद शुक्ला के नाम से। ठीक है। तो वो जो किसान था वो गांधी जी के पास आता है। ये सवाल भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया कि उस किसान का नाम क्या था। तो वो गांधी जी के पास आता है मदद मांगने के लिए। चंपारण के अंदर इंडिगो प्लांटर्स जो किसान है उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। बहुत ही कोड़ियों के दाम पे वो उनसे इंडिगो खरीदते थे और इंटरनेशनल मार्केट में हैवी वैल्यू पे बेचते थे। जैसे 1859 में भी एक मैंने आपको रिवॉल्ट बताया है, नील दर्पण उस पर किताब है। तो चंपारण सत्याग्रह इंडिगो रिवॉल्ट से रिलेटेड थी। ये सबसे पहली आप कह सकते हो, ये सबसे पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप कह सकते हो। ठीक है। तो आपका जो ये आंसर नहीं है, पहले आपको ये जानना है सबसे पहले उन्होंने क्या किया था। 1917 में ये इन्होंने चंपारण मूवमेंट, सबसे पहला सक्सेसफुल इनका चंपारण था। उसके बाद में बड़े लेवल का इनका मूवमेंट था ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था, उनकी 35% वेजेस बढ़ाने के लिए था। तो इसके अंदर गांधी जी ने सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक का सहारा लिया, जिससे जहां से ये फर्स्ट यूज हुआ था, जो भूख हड़ताल थी। ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये हुआ था 1918 में, ये हुआ था फरवरी के महीने में। जबकि इसके बाद के आता है, के से इन्होंने किया था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर। तो वहां पे इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। खेड़ा गुजरात के अंदर है और पीजेंट्स के लिए उनका भी टैक्स बहुत ज्यादा हैवी लिया जा रहा था। इस वजह से ये तीनों ही इनके बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट्स रहे थे। इसके बाद में गांधी जी एक नेशनल लीडर बन गए थे और उसके बाद इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला ही दिया था। तो आपके अगर क्रोनोलॉजी भी पूछे तब भी आप बता सकते हो, पहले उन्होंने चंपारण किया, फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी और फिर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह करा और फिर ई से एंड, मतलब कि ये एक तरह से वर्ड को कंप्लीट करने के लिए मैंने लिखवाया केक खाया। ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है ध्यान। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी 5 लोगों को कम से कम आप सेंड करोगे, आप प्रॉमिस करो। डैश वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। डैश भारत में महात्मा गांधी का
पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण था। चंपारण है बिहार में, कब? 1917 में। जहां मौका मिले बार बार रिवाइज करो। राम प्रसाद शुक्ला ने इनको बुलाया था अपने पास और उनका साथ दिया था फिर गांधी जी ने। खेड़ा हुआ 1918 मार्च के अंदर और दांडी मार्च जो थी ये चली 1930 के अंदर। बरदौली सत्याग्रह जो था वो 1928 में, इसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब चल रहा हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो 1915 9 जनवरी प्रवासी भारत दिवस NRI डे बनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, और बाकी ईयर्स भी दे रखे हैं आपको, तो वहां से आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी आपको 1915 ध्यान रखना है, गांधी जी आए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज लेड इन इंडिया बाय अली ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली? अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये बात मैंने अभी आपको इसीलिए बताई थी ताकि आप थोड़ा सा पुराना समझ लो चीजों को। तो ये था कौन सा? खिलाफत मूवमेंट। क्यों? क्योंकि टर्की के अंदर खलीफा की पोजीशन को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया था, जिस वजह से इस देश के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुआ। और बाइकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट कौन सा ईयर है? 1905। दिल्ली चलो मूवमेंट जो है ये सुभाष चंद्र बोस। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको ध्यान रखना है 1942। इसकी डेट भी एज इट इज पूछ ली जाती है 8 अगस्त। पेपर में 8 अगस्त नहीं है तो 9 अगस्त होगा जरूर। जो ऑप्शन दिखे उस हिसाब से आप लगाना। अच्छा, तो ये तो हो गए मेरे आज के सवाल। मैंने आपको कंप्लीट जितना भी मैंने आपको बताया है ये सब आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जब एग्जाम देखोगे क्वेश्चंस यहीं से उठ के आते हैं बार बार। जहां तक बात है बाकी सबको मिक्स तरीके से पढ़ने की, तो इसी के अंदर मैं लेक्चर्स आगे ऐड ऑन करवा दूंगा। जनवरी के अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही आपको मैं भी अनाउंस कर दूंगा कि किस तारीख से मैं शुरू कर रहा हूं। स्टैटिक जीके में शुरू कर रहा हूं, ठीक है? तो आप लोगों को जुड़ना है वहां पे। और हाँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में देके बताना है। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स के आपका क्वेश्चन है, शायद ये एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपसे पूछा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी। जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम मैं यहाँ क्लास में बोलूंगा। तो इसके अंदर ये तो सवाल है ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा था, ठीक है? और आपको एक चीज और बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ उपनिषद है कितने। और एक चीज और बता देना कि उपनिषद को और भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था। ये 3 सवालों का जवाब आपने मेरे को देना है कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने मेरी क्लास लगाई है और जिनको वैसे भी पता है, तो आई विल अप्रिशिएट कि आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हम एंगेज होते हैं आपस में, थोड़े बच्चे बढ़ते हैं। मेरा भी मन है कि मैं आपके साथ लाइव जुड़ूं, आगे जाके मैं लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ आपकी। बाकी ये कोर्स हमने बहुत अच्छे से कवर करना है और आपने सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहो, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।